देश की 49 लोकसभा सीटों पर आज 5वें चरण में वोट डाले जा रहे हैं और इसमें मुंबई की सभी 6 की 6 लोकसभा सीटें हैं। और क्योंकि वोटिंग मुंबई में हो रही है, इसीलिए जो वोटर्स हैं, देखिए वो किस तरीके से सितारे नजर आ रहे हैं पोलिंग बूथ पर। ये आप रोशन फैमिली को देख रहे हैं, पूरा का पूरा रोशन परिवार, जिसमें ऋतिक रोशन आपको नजर आ रहे हैं, पिता राकेश रोशन आपको नजर आ रहे हैं, पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। और वोट डालने के बाद ऋतिक रोशन और उनके परिवार के लोगों ने वो स्याही लगी उंगली का निशान भी दिखा। सुनते हैं जरा। आए कि जा रहे हो? तो देख रहे हैं आप पूरा परिवार ऋतिक रोशन का, उनके पिता राकेश रोशन, साथ में मां भी हैं उनकी। खुद ऋतिक रोशन वोट डालने के लिए पहुंचे। मुंबई में एक के बाद एक सितारे नजर आ रहे हैं जो वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। जल्दी से आपको 2 तस्वीरें दिखा देती हूं। ये देखिए तस्वीर आपके सामने है, मलाइका अरोड़ा को आप देख रहे हैं वोट डालने के बाद उनकी ये तस्वीर स्याही लगी उंगली का निशान दिखाते हुए। हालांकि मीडिया से इस समय कुछ कहा तो नहीं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाती हुई यहां पर मलाइका अरोड़ा नजर आई हैं। तो आज सुबह से ये तस्वीरें देखने के लिए मिल रही है। ये तस्वीर देखिए, शर्लिन चोपड़ा पहुंची वोट डालने के लिए और वोट डालने के बाद शर्लिन चोपड़ा ने भी यहां मीडिया के सामने आकर लोगों को वोट क्यों डालना चाहिए, एक अपील इसके लिए की है, वो भी आपको आगे सुनाएंगे। फिलहाल ये तस्वीर आपके सामने जब आज वोट डालने के लिए पहुंची शर्लिन चोपड़ा। तो ये सितारे मुंबई के वोटर्स जो पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। लेकिन अभय सर, सबसे बड़ा सवाल मुंबई को लेकर यही कि वहां पर एक नीरसता नजर आती है वोटर की जब वोट डालने की बारी आती है। 60% तो दूर की बात है, 50, 51, 52, 55 तक ही रहता है मुंबई के अंदर वोटिंग परसेंटेज। देखिए, जो शहरी केंद्र हैं वहां पर आमतौर पर अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले मतदान कम होता है। बम्बई के बारे में हम लोगों की निगाह ज़्यादा जाती है उसके ऊपर, लेकिन सभी जगह आप देश में देखें तो मोटे तौर पर शहरों में लोग कम वोट डालने के लिए जाते हैं जी। उसका कारण ये है कि लोकतंत्र में शहरों के जो समृद्ध हिस्से हैं, जो गेटेड कम्युनिटीज़ हैं, इस तरह के जो इलाके हैं, उनका लोकतंत्र में स्टेक बहुत कम होता है जी। उनको पहले से ही लोकतंत्र के सारे लाभ मिल चुके हैं। मैं आमतौर पे जो एक पॉलिटिकल थियरी उसका हवाला दे के बता रहा हूँ, उनको लोकतंत्र के सारे लाभ मिल चुके हैं, उनके पैर जम चुके हैं। कुछ भी हो जाए उनको ज़्यादा कोई नुकसान होने वाला नहीं है। इसलिए अगर उनका मन होता है, मन की मौज होती है, तो वो वोट डालने चले जाते हैं। मन की मौज नहीं होती, कोई किसी किस्म का जोश आ जाए तो चले जाते हैं। वरना साधारण स्थिति में, जैसे ये चुनाव है, इस चुनाव में कोई जज्बाती मुद्दा नहीं है, ठीक है, तो वो ऐसे लोग जो हैं बहुत कम वोट डालने के लिए निकलेंगे। लेकिन राकेश सर, अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में तो कह रहे हैं कि बड़ा भावनात्मक मुद्दा है। यहाँ तो असली कौन, नकली कौन, असली शिवसेना कौन, नकली शिवसेना कौन, असली एनसीपी कौन, नकली एनसीपी कौन, इसका भी फैसला होना है। देखिए, माहौल मतदाता को मतदान केंद्र तक ले जाता है। इस चुनाव में ऐसा कहीं भी किसी भी स्टेट पे कोई एक इशू नहीं है जो सभी मतदाताओं को आंदोलित करे कि आपको जाके वोट करना है किसी एक पार्टी को। ना सत्ता पक्ष के खिलाफ ऐसा माहौल है, ना विपक्ष के पक्ष में ऐसा माहौल है कि आपको वोटिंग के लिए जाना चाहिए। जहाँ तक महाराष्ट्र की बात है, ये सही है कि पहले लग रहा था कि स्टार मतलब साबित होंगे अजीत पवार जी, एकनाथ शिंदे जी, लेकिन कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में एक नया फैक्टर आया है, वो है विरासत का। तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार की तरफ से ये संपूर्ण कोशिश की जा रही है कि ये मेरा और मेरे परिवार के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव है। बारामती सीट यदि वो हार जाएंगे तो मुझे लगता है एनसीपी, जिसका उन्होंने बुनियाद रखी और खड़ा किया, उसका वजूद नष्ट हो जाएगा और शरद पवार का पूरा मंडल खत्म हो जाएगा। अजीत पवार की कोशिश ये है कि बारामती सीट जीत के हम अपने आप को साबित कर दें कि एनसीपी के असली उत्तराधिकारी हम हैं। बड़ी बात कह रहे हैं आप सर। लड़ाई दरअसल इसी की महाराष्ट्र में सिमटती हुई नजर आ रही है कि असली वारिस कौन है, विरासत किसकी है सियासी तौर पर, गद्दार कौन है, धोखेबाज कौन है। और ये वो बड़े मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं वोटर के मन को प्रभावित कर रहे हैं। फिलहाल ये 5वें चरण में 49 सीटों पर वोटिंग जारी है। सभा चुनाव का 5वां रण आज 5वें चरण में वोट डाले जा रहे हैं और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। मुंबई की ये तस्वीरें आप जानते हैं, सचिन तेंदुलकर मुंबई के वोटर हैं। सचिन पहुंचे हैं वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर। हर बार की तरह इस बार भी इस तस्वीर का इंतजार था। हर खासवाम को इस तस्वीर का इंतजार रहता है जब वोटिंग का दिन होता है और खासतौर से माया नगरी मुंबई और मुंबई में सितारे जमीन पर नजर आते हैं। और मकसद हमारा इन तस्वीरों को आपको दिखाने का सिर्फ यही होता है कि आप भी प्रेरणा लें और अगर आपके इलाके में भी आज वोटिंग का दिन है तो वोट जरूर डालिए। और वोट डालने के बाद सचिन तेंदुलकर ने क्या कहा, जरा ये सुनिए। So I was involved in quite a few initiatives in raising
awareness and the importance of casting your vote. Today, as a proud Indian, I'm able to do that. I'm really happy. यही कहना चाहूँगा कि normally problems दो वजह से होते हैं. एक is you act without thinking और you just keep thinking और act नहीं करते. मैं आज सभी को यही दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ आइए और अपना वोट कास्ट कीजिए. ये अपने देश के भविष्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. तो घर से निकलिए, अगर आपके इलाके में आज वोटिंग का दिन है तो वोट जरूर डालिए. सीधे आपको लेकर चलते हैं मुंबई से हमारे सहयोगी आशीष इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं. आशीष, सचिन तेंदुलकर भी पहुंचे, उन्होंने भी वोट डाला. हार जीत से इतर मुंबई की अगर खासतौर से बात की जाए तो वोटिंग परसेंटेज में कभी भी फर्स्ट डिवीजन वाली परसेंटेज भी मुंबई की नहीं आ पाती. इसीलिए जरूरी हो जाता है कि मुंबईकर घर से बाहर निकले और कम से कम फर्स्ट डिवीजन तो हासिल करे वोट परसेंटेज में. आशीष, बिल्कुल आपने सही कहा. अगर हम वोट परसेंटेज की बात करें तो स्लो है थोड़ा सा मुंबई का वोट परसेंटेज. हम अभी पॉश जो मुंबई कहा जाता है, जो साउथ मुंबई का इलाका, उस इलाके में है. देखिए, एक वेदर का भी फैक्टर है. करीब 70% ह्यूमिडिटी है, 39 डिग्री टेम्परेचर है. लेकिन अगर हम इस पर्टिकुलर जो ये बूथ है, जिस बूथ पर सचिन तेंदुलकर ने भी वोट किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं वोटर्स आ रहे हैं. यहाँ पर लगातार वोटरों का, हमने सुबह 7 बजे जब यहाँ वोटिंग शुरू हुई थी, वोटिंग शुरू होने से पहले ही यहाँ वोटरों की लंबी कतार थी और लगातार यहाँ पर वोटर आ रहे हैं. उम्मीद है कि मुंबईकर ज़रूर घर से निकलेंगे, ज़रूर वो अपना मतदान करेंगे, अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे. जैसे सचिन तेंदुलकर ने भी कहा कि सोचिए, समझिए, शिकायत करने से पहले आकर वोट कीजिए. तो ये है यहाँ पर मुंबई का हाल. और वेदर एक फैक्टर है, ज़रूर गर्मी एक फैक्टर है, लेकिन फिर भी इस इलाके में अगर हम बात करें तो जाहिर तौर पे लोग निकल कर आ रहे हैं. थोड़ी तादाद में आ रही है, लेकिन लगातार बूथ पर यहाँ लोगों की मौजूदगी दिख रही है. महाराष्ट्र में आज 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है. इस समय में दिनेश शर्मा जी का आकलन महाराष्ट्र को लेकर. अभिषेक, बिल्कुल रोमाना, देखिए देश में जो ये लोकसभा चुनाव चल रहे हैं उसमें सबसे जो दिलचस्प लड़ाई मानी जा रही है वो महाराष्ट्र में मानी जा रही है. डॉक्टर दिनेश शर्मा हमारे साथ हैं, अपना वोट इन्होंने डाला है लखनऊ में, लेकिन महाराष्ट्र डॉक्टर साहब देश के सेंटर में हैं. तो आज हमारी जो एंकर हैं रोमाना हमारी साथी, वो जानना चाह रही है कि आप जरा महाराष्ट्र का आकलन पहले बता दीजिए कि महाराष्ट्र में क्या होने जा रहा है. मैं अभी वोट डालने के लिए अभी आ रहा हूँ महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र का आकलन ये है कि जो पिछला रिकॉर्ड है बीजेपी और शिवसेना का, उस रिकॉर्ड को हम तोड़ रहे हैं. मैं यहाँ रुकूंगा. आप कह रहे हैं कि पिछला रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, जबकि इतनी टूट फूट हो चुकी है वहाँ की पॉलिटिक्स में. वहाँ अब एक ही आवाज़ है कि 48 सीटों पर मोदी जी लड़ रहे हैं. 48 की 48 सीटों पर बीजेपी अपने सहयोगियों के, यानी जो महायुति है, उसके साथ बेहतर तालमेल के साथ एकजुट होकर लड़ रही है. मुझे बता दीजिए कि ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी जितनी सीटों पे लड़ रही है वहां तो आप अच्छा करें, लेकिन जो आपके जो सहयोगी हैं, एकनाथ शिंदे, एनसीपी का जो अजित पवार गुट है, वो मैच ना कर पाए, ये भी तो संभावना है. यही सबसे ज़्यादा खूबी इस चुनाव की है महाराष्ट्र में, जो एक चौंकाने वाले परिणाम देने जा रही है. एक होकर अजीत दादा, शिंदे जी, बीजेपी, फडणवीस जी, राज ठाकरे जी, हम लोग सब लोगों ने एकजुट होकर काम किया है. और एकजुट होने के साथ साथ शरद पवार जी अपनी बारामती छोड़कर बाहर नहीं निकल पाए. आपने बारामती का नाम ले लिया तो मैं बारामती पर सवाल जरूर करूंगा. बारामती सबसे इंटरेस्टिंग सीट है. बारामती में क्या होने जा रहा है? शरद पवार जी पहली बार बुरी तरह वहां से हार रहे हैं. उनकी बेटी सुप्रिया सुले हार जाएंगी वहां से? 200% हार जाएंगे. उनका गढ़ है डॉक्टर साहब, आप तो कह रहे हैं हर गढ़ है उनका. वही गढ़ रहेगा. अजी दादा की श्रीमती जी वहां से जीत कर आ रही है. क्या वहां व्यूह रचना आपने की है कि सुप्रिया सुले वहां से हार जाएंगी? बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है और ये पूरा महाराष्ट्र इस बात को जाना है. बूथ स्तर तक का पूरी 48 सीटों पर, चाहे शिंदे जी का गुट लड़ रहा हो, चाहे अजीत जी का गुट रहा, पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ तक, और बूथ के ऊपर एक कार्य योजना रखी सुपर वॉरियर्स. और सुपर वॉरियर्स का कोऑर्डिनेट करने के लिए हमारे मैं नेशनल उसका संयोजक भी, विस्तारक योजना का हमारे विस्तारक, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, पुराने नए दोनों कार्यकर्ता, और मिलकर जिस एक यूनिटी के साथ में लड़ा, और जो मोदी जी का आकर्षण था. मुझे बता दीजिए कि बारामती में शरद पवार की ताकत लगी हुई है और आप इतना कॉन्फिडेंट हैं कि वहां पर उलटफेर हो जाएगा? महाराष्ट्र में एक ताकत दिखाई पड़ रही है. कभी बाला साहब ठाकरे जी की दिखती थी, और आज बाला साहब ठाकरे जी को अपना एक बिल्कुल. तो जीत का बड़ा दावा आज वोटिंग वाले दिन महाराष्ट्र को लेकर दिनेश शर्मा कर रहे हैं. प्रकाश, इस बार अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त नजर आ रहे हैं? लालू की बेटी ने फंसा दिया. अभी राजीव प्रताप रूडी जी, और रूडी जी ये बताइए कि इस बार जो टक्कर है, कहा जा रहा है कि लालू जी जो है वो लगातार
तो एक जो आपने सवाल पूछा ना, वो यही सवाल है कि भाई हमारे से मिलने के लिए किसी को हवाई जहाज़ का टिकट खरीद करके नहीं आना पड़ेगा, लेकिन वो गाँव में आ जाए तो बस थोड़ा दूर गांव का ही यात्रा है, लेकिन बाकी जगह तो कुछ दिनों के बाद और इसके बाद भी जो परिणाम के बाद आप देखेंगे ना, उस पता था ना पता है ना पता रहेगा। लालू जी लगातार कैंप कर रहे थे, आप इसको किस रूप में देख रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती देख रहे हैं आज के दिन, खासतौर से जब मतदान शुरू है? देखिए, लालू जी को इस गर्मी में छपड़ा में बैठा के रखना 42-43 में, आज तक पिछले 40 साल के पॉलिटिकल जीवन में लालू जी कभी छपड़ा नहीं रहे हैं। एक आध दिन आ गए तो आ गए, ना ही उनके परिवार के सदस्य कभी छपड़ा रहे हैं, ना ही प्रत्याशी जो अभी हैं कभी छपड़ा रहे हैं, ना ही उनके बेटे जो मुख्यमंत्री थे अभी विपक्ष के नेता हैं कभी रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो लोग छपड़ा में कभी रहे, लेकिन इस बार लालू जी को बहुत लंबे समय तक छपड़ा में रुकना पड़ा। नहीं, चलिए कम से कम एक बात अच्छा है कि बिजली 24 घंटे है, एसी चलता हुआ मिला होगा। अस्पताल का दिक्कत जरूर है, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। अगर कुछ हुआ उनको तो तबीयत खराब हुई तो सिंगापुर पहुंचाने में यहाँ से बहुत दिक्कत है। आप लोगों ने कंप्लेन किया है एक कि सिंगापुर की वो रहने वाली है, वहाँ की नागरिकता उन्होंने ले ली है, आप लोगों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, ये क्या मामला? देखिए, हाई कोर्ट में किसी ने रिट दायर किया है, क्योंकि जो रिटर्निंग ऑफिसर ने जो स्पीकिंग ऑर्डर दिया है उसमें डिफेक्ट था। स्वाभाविक तौर से कोर्ट तय करेगा कि इसमें क्या गलती है, लेकिन जिस दिन से कोर्ट में वो गया है, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं का मन टूट गया है, वो निराशा की अवस्था में घूम रहे हैं। इस बार फाइनली बताइए, क्या आपकी जीत होगी? जीत होगी तो मार्जिन क्या होगा? वो तो जीत तो जनता तय करती है और मार्जिन भी जनता तय करती है। पत्रकारों को ज्यादा पता होता है, आप ही बता दीजिए परिणाम क्या होने वाला है। आपने सुना, आप बताइए मैडम, क्या देख रही है इस बार का चुनाव? मेरी बस उम्मीद है और आशा है कि सारण की जनता, उनको पता है कहाँ पे वोट देना। हाँ, तो रोमाना आपने सुना, पत्नी भी साथ में है, बेटी भी साथ में है और चुनाव के लिए, मतदान के लिए वो जा रहे हैं, अपने मतदान केंद्र पर आ गए हैं। अब देखना यह है, दिलचस्प है कि रोहिणी आचार्य भी चारों तरफ अपने दौरा कर रही हैं, मतदान केंद्रों पर जा रही हैं। लालू यादव भी पर्दे के पीछे से सब कुछ देख रहे हैं। जी रोमाना। बिल्कुल, देखिए जोर जो है वो दोनों तरफ से लगाया जा रहा है। जल्दी से एक क्विक रिएक्शन लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में 3 खास मेहमान मौजूद हैं, 3 वरिष्ठ पत्रकार, अभय दुबे जी, विजय त्रिवेदी जी और राकेश शुक्ला जी। विजय सर, आपकी प्रतिक्रिया इस पर, क्योंकि एक तरफ राजीव प्रताप रूडी, अच्छा यहाँ से रोहिणी आचार्य की माता जी को 2014 में राबड़ी देवी को हराया था, पिछली बार चंद्रिका राय जो लालू के समधी हैं उनको हराया, और इस बार तो लालू की लाडली सामने है चुनाव मैदान में। लाडली से आने से रूडी साहब के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गई है, लेकिन रूडी साहब ने उनका जो सिंगापुर कनेक्शन है उस पर बड़ा जोर दिया कि वो लोकल लीडर है। हालांकि हवाई जहाज में दोनों ही उड़ रहे हैं वो भी पायलट रहे हैं और उनके लिए बार बार ये शिकायत होती रही थी कि वो वहाँ पर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं रहते हैं। लेकिन अब जब रोहिणी वहाँ पर आ गई हैं तो थोड़ी सी मुश्किल हुई है। और रोहिणी की नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार का जो इलेक्शन है लोकसभा का, वो तेजस्वी का इलेक्शन है। तो इस तेजस्वी की ताकत से रोहिणी को कितनी मदद मिल रही है, इस पूरे आरजेडी के कैंपेन को कितनी मदद मिल रही है, वो तय करेगा। वैसे राजीव वहाँ पर लगातार जुड़े भी रहते हैं बीजेपी। वैसे बस इतना बताती चलूं दर्शकों को कि रोहिणी आचार्य वाला जो मामला है ना, यहाँ पर एक सिंपैथी फैक्टर जो है, वो जो आधी आबादी है वो खुद का एक जुड़ाव महसूस करती है कि साहब ये वो बेटी है जिसने अपनी किडनी देकर पिता की जान बचा ली। किडनी फैक्टर जो है वो वहाँ पर काफी जमीन पर सुनाई पड़ा। देश की 49 लोकसभा सीटों पर आज 5वें चरण में वोट डाले जा रहे हैं और इसमें मुंबई की सभी 6 की 6 लोकसभा सीटें हैं। और क्योंकि वोटिंग मुंबई में हो रही है, इसीलिए जो वोटर्स हैं, देखिए वो किस तरीके से सितारे नजर आ रहे हैं पोलिंग बूथ पर। ये आप रोशन फैमिली को देख रहे हैं, पूरा का पूरा रोशन परिवार, जिसमें ऋतिक रोशन आपको नजर आ रहे हैं, पिता राकेश रोशन आपको नजर आ रहे हैं, पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। और वोट डालने के बाद ऋतिक रोशन और उनके परिवार के लोगों ने वो स्याही लगी उंगली का निशान भी दिखाया। सुनते हैं जरा। आए कि जा रहे हो? तो देख रहे हैं आप पूरा परिवार ऋतिक रोशन का, उनके पिता राकेश रोशन, साथ में मां भी हैं उनकी। खुद ऋतिक रोशन वोट डालने के लिए पहुंचे। मुंबई में एक के बाद एक सितारे नजर आ रहे हैं जो वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। जल्दी से आपको 2 तस्वीरें दिखा देती हूं। ये देखिए तस्वीर आपके सामने है, मलाइका अरोड़ा को आप देख रहे हैं वोट डालने के बाद उनकी ये तस्वीर स्याही लगी उंगली का निशान दिखाते हुए। हालांकि मीडिया से इस समय कुछ कहा तो नहीं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाती हुई यहां पर मलाइका अरोड़ा नजर आई हैं। तो आज सुबह से ये तस्वीरें देखने के लिए मिल रही है। ये तस्वीर देखिए,
शर्लिन चोपड़ा पहुंची वोट डालने के लिए और वोट डालने के बाद शर्लिन चोपड़ा ने भी यहां मीडिया के सामने आकर लोगों को वोट क्यों डालना चाहिए एक अपील इसके लिए की है, वो भी आपको आगे सुनाएंगे। फिलहाल ये तस्वीर आपके सामने जब आज वोट डालने के लिए पहुंची शर्लिन चोपड़ा। तो ये सितारे मुंबई के वोटर्स जो पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए, लेकिन अभय सर सबसे बड़ा सवाल मुंबई को लेकर यही कि वहां पर एक नीरसता नजर आती है वोटर की जब वोट डालने की बारी आती है। 60% तो दूर की बात है, 50, 51, 52, 55 तक ही रहता है मुंबई के अंदर वोटिंग परसेंटेज। देखिए, जो शहरी केंद्र हैं वहाँ पर आमतौर पर अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले मतदान कम होता है। बम्बई के बारे में हम लोगों की निगाह ज़्यादा जाती है उसके ऊपर, लेकिन सभी जगह आप देश में देखें तो मोटे तौर पर शहरों में लोग कम वोट डालने के लिए जाते हैं जी। उसका कारण यह है कि लोकतंत्र में शहरों के जो समृद्ध हिस्से हैं, जो गेटेड कम्युनिटीज़ हैं, इस तरह के जो इलाके हैं, उनका लोकतंत्र में स्टेक बहुत कम होता है जी। उनको पहले से ही लोकतंत्र के सारे लाभ मिल चुके हैं। मैं आमतौर पे जो एक पॉलिटिकल थियरी है उसका हवाला दे के बता रहा हूँ, उनको लोकतंत्र के सारे लाभ मिल चुके हैं, उनके पैर जम चुके हैं, कुछ भी हो जाए उनको ज़्यादा कोई नुकसान होने वाला नहीं है। इसलिए अगर उनका मन होता है, मन की मौज होती है तो वो वोट डालने चले जाते हैं। मन की मौज नहीं होती, कोई किसी किस्म का जोश आ जाए तो चले जाते हैं, वरना साधारण स्थिति में, जैसे ये चुनाव है, इस चुनाव में कोई जज्बाती मुद्दा नहीं है, ठीक है, तो वो ऐसे लोग जो हैं बहुत कम वोट डालने के लिए निकलेंगे। लेकिन राकेश सर अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में तो कह रहे हैं कि बड़ा भावनात्मक मुद्दा है, यहाँ तो असली कौन नकली कौन, असली शिवसेना कौन नकली शिवसेना कौन, असली एनसीपी कौन नकली एनसीपी कौन, इसका भी फैसला होना है। देखिए, माहौल मतदाता को मतदान केंद्र तक ले जाता है। जी। इस चुनाव में ऐसा कहीं भी किसी भी स्टेट पे कोई एक इशू नहीं है जो सभी मतदाताओं को आंदोलित करे कि आपको जाके वोट करना है किसी एक पार्टी को। ना सत्ता पक्ष के खिलाफ ऐसा माहौल है, ना विपक्ष के पक्ष में ऐसा माहौल है कि आपको वोटिंग के लिए जाना चाहिए। जहाँ तक महाराष्ट्र की बात है, ये सही है कि पहले लग रहा था कि स्टार मतलब साबित होंगे अजीत पवार जी, एकनाथ शिंदे जी, लेकिन कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में एक नया फैक्टर आया है, वो है विरासत का। तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार की तरफ से ये संपूर्ण कोशिश की जा रही है कि ये मेरा और मेरे परिवार के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव है। बारामती सीट यदि वो हार जाएंगे तो मुझे लगता है एनसीपी जिसका उन्होंने बुनियाद रखी और खड़ा किया, उसका वजूद नष्ट हो जाएगा और शरद पवार का पूरा मंडल खत्म हो जाएगा। अजीत पवार की कोशिश ये है कि बारामती सीट जीत के हम अपने आप को साबित कर दें कि एनसीपी के असली उत्तराधिकारी हम हैं। बड़ी बात कह रहे हैं आप सर। लड़ाई दरअसल इसी की महाराष्ट्र में सिमटती हुई नजर आ रही है कि असली वारिस कौन है, विरासत किसकी है सियासी तौर पर, गद्दार कौन है, धोखेबाज कौन है, और ये वो बड़े मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं वोटर के मन को प्रभावित कर रहे हैं। फिलहाल ये 5वें चरण में 49 सीटों पर वोटिंग जारी है।